हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे हमारा चैप्टर मोशन इन प्लेन और उसका टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। यू नो दैट प्रोजेक्टाइल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रोजेक्टाइल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कहे या न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहे, प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में आते हैं। जितने भी आपके स्कूल एग्जाम है और उसके साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, दोनों के लिए ही ये जो टॉपिक प्रोजेक्टाइल है ये बेहद इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्टाइल के टॉपिक को बिल्कुल इजी एंड डिटेल वे में समझाने की कोशिश करूँगा। और प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करने से पहले हम पैराबोला का कॉन्सेप्ट भी स्टडी करेंगे, क्योंकि पैराबोला को समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आपकी पैराबोला ये बेसिकली एक मैथ का कॉन्सेप्ट है। ये हमारे मैथमेटिकल टूल्स में आता है। तो हम पैराबोला को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर प्रोजेक्टाइल्स को मतलब कॉन्सेप्चुअली समझने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ओके, सो विदाउट मेकिंग एनी डिले करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट, प्रोजेक्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पैराबोला के अराउंड। तो बात पैराबोला की हो रही है तो मैं एक पैराबोला की इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, सपोज कीजिएगा कि मेरे पास जो एक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू के वाई। ये इक्वेशन क्या इंडिकेट कर रही है? कह रहा है कि एक्स की वैल्यू चेंज करेगी तो वाई की वैल्यू भी चेंज करेगी। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इफ मैं कांस्टेंट के की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, या फिर मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। और ये इक्वेशन पैराबोला की होती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन पैराबोला की होती है। तो इसकी शेप क्या होगी जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो देखेंगे। तो ग्राफ को समझने के लिए मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना दी, मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। एक तरफ एक्स एक्सिस है, दूसरी तरफ वाई एक्सिस है। मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ एक्स और वाई की टर्म में। यहाँ पे देखो बेटा, सपोज करो मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूँ तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी? 1 ही मिलेगी। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो देखो हमें क्या मिला, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y भी कितना मिलता है? 1। अब सिमिलरली मैं इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? y के। y की वैल्यू हो जाएगी 4। जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4। सिमिलरली x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9, 4 तो y 16 और x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू हो जाएगी 25। अब मैं ये सारी वैल्यू इस ग्राफ में हम प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि पैराबोला की ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन मैंने आपको बताई, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसकी शेप क्या बनेगी ग्राफ में वो बेहद इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करें जहां x की वैल्यू, अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूँगा, x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y भी कितना रहेगा? 0 ना। मतलब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y भी कितना रहेगा? 0। 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आप नोट कर सकते हो, x की वैल्यू 0 पुट करने पे, x की वैल्यू 0 पुट करने पे हमें y क्या मिलता है? 0। ठीक है, तो ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, ओरिजिन x और y एक्सिस जहाँ कट कर रहे हैं वहाँ पे दोनों 0, x की वैल्यू 0 तो वहाँ पे y की वैल्यू भी 0। ठीक है, फिर आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू आपको मिली 1। 1 ग्राफ में यहाँ कहीं मिलेगा। फिर x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू मिली 4। 3 पे कितनी है y की वैल्यू? 9। और 4 पे हो जाएगी ये 16 आई थिंक यहाँ पे, और 5 पे हो जाएगी 25 यहाँ पे कहीं। फिर हम क्या करेंगे, इन सभी को हम ज्वाइन करते हैं पॉइंट को, तो कुछ इस तरह का हमें ग्राफ मिलता है। एक्स और वाई के बीच में जो ग्राफ की शेप है कुछ इस तरह से मिलती है, और यही शेप किसकी है? पैराबोला की। इसको हम क्या बोलेंगे? ये शेप है पैराबोला की। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन थी पैराबोला की, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू के वाई। उसके लिए ग्राफ की शेप आप देख रहे हो ये वाली रहेगी। तो इस टाइप की शेप जब भी आपको ग्राफ में मिले तो आप कहोगे कि ये पैराबोला का ग्राफ है।
ठीक है ना। ये कर्व, ये जो ग्राफ है, ये पैराबोला या पैराबोलिक मोशन या पैराबोलिक शेप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मोशन की बात हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब मैथ में हमने ये पैराबोला का कॉन्सेप्ट जब हम स्टडी करते हैं तो कई टाइप की कर्व मिलती है। तो पैराबोला की कुछ इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसी इक्वेशन को लिख देता हूँ। जब भी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू के वाई हो, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू के वाई हो, तो ग्राफ की शेप कुछ इस तरीके से मिलती है। ग्राफ की शेप इस तरीके से मिलेगी। ठीक है बेटा। और फिर कभी आपको ये इक्वेशन मिले एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के वाई, तो जो ग्राफ है ये हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। यहाँ पे पैराबोला अपवर्ड है और यहाँ पे पैराबोला डाउनवर्ड है। ठीक है, और ये जो पैराबोला देख रहे हो ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। ये जो पैराबोला है वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, और ये वाला क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है पैराबोला, और ये वाला नेगेटिव वाई एक्सिस के। ठीक है, तो ये जो शेप आपको जब भी दिखे तो आप कहोगे कि ये पैराबोलिक शेप है या पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ। फिर इसके बाद में कुछ और भी इक्वेशन है, लाइक आपको ये भी इस टाइप की इक्वेशन देखने को मिले वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू के एक्स। ये भी पैराबोला की इक्वेशन होती है, और इनका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ग्राफ की शेप है ये राइटवर्ड पैराबोला है, जो कि कौन सी एक्सिस के सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के, ऐसे। और ग्राफ आपको कुछ ऐसे भी मिल सकता है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो उस केस में जो ग्राफ की शेप हो जाएगी वो चेंज कर जाएगी, और ग्राफ की शेप बन जाएगी दिस वन। ये ग्राफ की शेप होगी, और इसको हम बोलेंगे ये है लेफ्टवर्ड पैराबोला। ये कैसा पैराबोला है, लेफ्टवर्ड। ठीक है बेटा, तो आपको ये पैराबोला की जो शेप जो है शेप है ये आपको याद रखनी है। ये वाली शेप दिखे किसी ग्राफ में, ये वाली दिखे, ये वाली दिखे, ठीक है, तो ये सारी की सारी शेप पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ पैराबोला की और भी इक्वेशन होती है। ठीक है, लाइक जब भी आपको कोई ऐसी इक्वेशन मिले, ठीक है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन है, क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है। जब इस केस में आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ की शेप आपको कुछ ऐसे मिलेगी। क्या मिलेगी, इस शेप की मिलेगी, और ये एसिमेट्रिक पैराबोला हम बोलते हैं। देखो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बात करेंगे क्योंकि मैथ का पार्ट है, बट आपको जस्ट ये इक्वेशन ध्यान रखनी है। ये भी इक्वेशन पैराबोला की है। ठीक है, और ये एसिमेट्रिक पैराबोला होता है क्योंकि ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है, सिर्फ इतना ही ग्राफ, इसी शेप में इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसके बाद में एक और हमारे पास इक्वेशन हम पढ़ते हैं, बड़ी कॉमन सी इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर। ये वाली इक्वेशन हो तो उसका ग्राफ रहता है कुछ इस फॉर्मेट में, इन दिस वे, ये वाला ग्राफ। ठीक है, ये भी एसिमेट्रिक पैराबोला बनेगा। ये भी क्या बनेगा, एसिमेट्रिक पैराबोला। तो बेटा बेसिकली अपने पास में ये 5-6 इक्वेशन है जिनको आपको याद रखना है कि पैराबोला की इक्वेशन है। एक तो ये वाली y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर, और दूसरी है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर, और ये 4 कॉमन इक्वेशन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू के वाई, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के वाई, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू के एक्स। ये सारी ही पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल की। तो प्रोजेक्टाइल बिल्कुल मस्त और मज़ेदार टॉपिक है। आप वीडियो को रियली में समझना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहना, अपना पेशेंस बरकरार रखना, इससे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप बीच में वीडियो छोड़ के भागोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल होता क्या है बेटा, बेसिकली प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ए बॉडी सेंट इनटू स्पेस विद सर्टेन वेलोसिटी and then allowed to move freely under force of gravity alone। देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, ये कह रही है कि हमारे पास यहाँ पे दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, और सरफेस ऑफ अर्थ पे सपोज करो यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, और इस पर्सन के हाथ में एक गन है।
क्या चीज़ है, पर्सन के हाथ में गन है, ठीक है, ऐसे इस पर्सन ने गन को पकड़ा हुआ है। ड्राइंग मेरी ऐसी है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। और गन के अंदर बुलेट भी आपको दिखाई दे रहा है, जो ब्लैक कलर का छोटा सा ठीक है। अब जैसे ही ये गन ट्रिगर को प्रेस करेगा, जैसे ये ट्रिगर को प्रेस करेगा, आप देखोगे कि ये बुलेट कैसे मूव करेगा, ऐसे स्ट्रेट मूव करेगा और फिर बिल्कुल सीधी मूव करेगी। और कुछ टाइम बाद देखोगे ये जो बुलेट है ये नीचे की तरफ आ जाएगी। ये बुलेट कहाँ आ जाएगी, ऐसे नीचे की तरफ। और फिर एक ऐसा मोमेंट आएगा कि ये बुलेट कहाँ गिर जाएगी, अर्थ के सरफेस पे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मतलब आपने बुलेट को फायर किया और बुलेट ऐसे चलते चलते नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आपने स्पेस में थ्रो कर दिया, तो आपने ट्रिगर दबा के इस बुलेट को जब फायर किया, ठीक है, गन से, तो उस केस में ये बुलेट गन से अलग हो गया और एक पर्टिकुलर शेप का पाथ ट्रैवल कर रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और ये जो शेप है ये पैराबोला जैसी शेप है, जो अभी हमने डिस्कस की। तो पैराबोला में ग्राफ में कुछ ऐसा भी तो ग्राफ बनता है ना, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे एक पैराबोलिक पाथ बना, ठीक है। लेकिन ये जो पाथ बना, इसमें हमने कुछ कंडीशन ले रखी है। मैंने कहीं पे भी एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं की। तो जब भी कोई एक बॉडी आप स्पेस में थ्रो करो, तो उसको आपने क्या कंसीडर करना है कि उस केस में कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं था, हवा ने रोका ही नहीं उसको, ठीक है। जब ये बुलेट आपने फायर किया तो सिर्फ इस पे अर्थ की ग्रेविटी काम कर रही थी। देखो ये बुलेट नीचे ही आएगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी है, किसी भी मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये बुलेट देखो यहाँ पे थोड़ी देर तो सीधा चलता है, उसके बाद में क्या ये नीचे की तरफ आ जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो बुलेट का जो मोशन है, दिस मोशन इज ओनली ड्यू टू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, हम g की वैल्यू कांस्टेंट लेंगे पूरे मोशन में। मोशन कहाँ है, मोशन कहाँ हो रहा है, आपने यहाँ से बुलेट फायर किया और बुलेट इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये बुलेट का मोशन ही है। इस मोशन में हम g की वैल्यू कांस्टेंट लेके चलेंगे। अब कहोगे सर वेरी क्यों होती है जी की वैल्यू, आपने क्लास 9th में डिस्कस किया है कि ये अर्थ का सरफेस होता है और अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, अर्थ के सरफेस पे तो जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होती है, ठीक है, जो कि 9.8 होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू डिक्रीज करती है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो अगेन जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो जी की वैल्यू वेरी करती है, लेकिन इस पूरे मोशन के लिए हमने क्या कंसीडर किया है कि जी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल की बात करें तो प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करने के लिए मैंने क्या बताया था, प्रोजेक्टाइल एक बॉडी होती है जिसको हम स्पेस में भेजते हैं। स्पेस का मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस में हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, विद सर्टेन वेलोसिटी। अब ये बुलेट को जब हमने फायर किया तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, वी, कितनी वेलोसिटी थी, v। और उसके बाद में ये बुलेट है फ्रीली मूव कर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण ये वेलोसिटी मूव कर रही है। इसकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होगी, v1 v2 v3 v4 v5 ऐसे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रोजेक्टाइल है। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल क्या बना, बुलेट। बुलेट किसका काम कर रहा है, प्रोजेक्टाइल का। समझ में आपको आया तो ठीक है, नहीं मेरे पास और बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। ये ग्राउंड है, क्या चीज़ है, ग्राउंड है। और यहाँ पे सपोज करो विकास है, ठीक है, बड़ा ही होनहार बालक है विकास, और ही लव्स टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो अब विकास क्या करता है, फुटबॉल को किक करता है, ये फुटबॉल है, फुटबॉल को विकास ने किक किया तो फुटबॉल कैसे मूव करेगा, फुटबॉल ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में ऊपर जाने के बाद में फिर फुटबॉल ऐसे नीचे आ ही जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ फुटबॉल का पाथ क्या है, इस तरह का है, ठीक है। मैं एक लाइंस के थ्रू बताना चाहूँ तो फुटबॉल का जो पाथ है कुछ इस तरीके से रहा, ठीक है। तो फुटबॉल
किस तरह की मोशन में रहा, पैराबोलिक मोशन में। फुटबॉल का जो पाथ है वो कैसा रहा, पैराबोलिक रहा। पैराबोला की शेप आ गई ना, मैंने बताया था ना, एक जब पैराबोला y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर वाली जो इक्वेशन बताई थी, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर वाली, तो उसमें आपने देखा था इस तरह की शेप रहती है। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, यहाँ हमारी प्रोजेक्टाइल क्या है, हमारी प्रोजेक्टाइल है फुटबॉल। फुटबॉल को आपने किक किया, किक करने के बाद में फुटबॉल एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो ये फुटबॉल एक प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास और भी कई सारे एग्जाम्पल है। जेवलिन थ्रो आपने देखा हो, तो जेवलिन के केस में सपोज करो यहाँ पे शिवम है और शिवम के हाथ में एक प्रोजेक्टाइल है, जेवलिन है, सॉरी। ठीक है, क्या चीज़ है, जेवलिन। जेवलिन कुछ ऐसे होती है ना। ठीक है, तो मैंने कुछ डायग्राम अच्छा नहीं बनाया है। ठीक है, शिवम के हाथ मैंने कानून से भी लंबे बना दिए हैं। ठीक है, ओके, सो मान लो कि शिवम के पास एक जेवलिन है। ठीक है, ये पीछे से भागेगा और भाग के एकदम से जेवलिन को ऐसे थ्रो करेगा, जेवलिन यूं जाएंगी और अल्टीमेटली ग्राउंड पे आ जाएगी। तो अगेन आप देख रहे हो जेवलिन, ये जो जेवलिन का मोशन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। जेवलिन का जो पाथ है, जेवलिन जिस शेप के पाथ को ट्रेवल करती है उसी को हम ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, शेप ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जिस शेप के पाथ को ट्रेवल करती है उसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, आगे मैंने नोट्स बना रखे वो आप नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टाइल क्या है, हमारा जेवलिन प्रोजेक्टाइल का काम करेगा। हमारी प्रोजेक्टाइल क्या है, जेवलिन। इस तरह हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे प्रोजेक्टाइल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। आपको ये वाला नोट करने की जरूरत नहीं, इसके नीचे मैंने ये नोट्स बना रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल बेसिकली क्या होता है, ए बॉडी सेंट इनटू स्पेस विद सर्टेन वेलोसिटी एंड देन अलाउड टू मूव फ्रीली अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। और नोट ये करना आपको, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज इट्स ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, और हमने कुछ अजम्पशन भी लिए थे। अजम्पशन क्या लिए थे, मतलब कोई भी एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया और जी की वैल्यू पूरे मोशन में कांस्टेंट थी। इसके एग्जांपल क्या है प्रोजेक्टाइल के, फुटबॉलर जब फुटबॉल को किक करेगा तो फुटबॉल कुछ इस पाथ में ट्रेवल करेगा। फुटबॉल का जो पाथ है कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फुटबॉल एक प्रोजेक्टाइल है। अब ये जेवलिन थ्रो करेगा। ठीक है, तो शिवम ने जब जेवलिन थ्रो की तो जेवलिन इस तरीके से नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, सिमिलरली कोई एक स्टूडेंट है वो स्टोन को थ्रो कर रहा है, तो देखो स्टोन किस तरीके से आ रहा है, ऐसे आ रहा है स्टोन। ठीक है, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल बेसिकली क्या होता है, कोई भी बॉडी जिसको आपने एक सर्टेन वेलोसिटी देके थ्रो कर दिया और उसके बाद में जब वो फ्रीली मूव करती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इम्पैक्ट के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, फिर यहाँ मान लो कि एक ये वाली सिचुएशन देख लो, यहाँ पे जो रेड कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कोई एक टावर है और इस टावर से आपने क्या किया, कोई एक स्टोन थ्रो कर दिया। आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, आपने स्टोन को इस तरफ आगे की तरफ फेंका, बट आपको पता है ग्रेविटी के कारण अल्टीमेटली इसका जो ट्रेजेक्ट्री है कुछ इस तरह से रहेगा, पैराबोलिक शेप में रहेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सारे हमारे पास प्रोजेक्टाइल के एग्जांपल हो गए। यहाँ आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। ये पहले वाला, ये वाला नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलो अब हम बात करें प्रोजेक्टाइल की कि प्रोजेक्टाइल कितने टाइप का होता है। तो प्रोजेक्टाइल बेसिकली टू टाइप का होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड द सेकंड वन इज इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या है, देखो यहाँ पे आपके पास में दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस पे कोई एक बिल्डिंग है। ठीक है, और इस बिल्डिंग के ऊपर आपने कोई एक ऐसा मैकेनिज्म शिफ्ट कर रखा है कि यहाँ से आप ट्रिगर दबाओगे तो ये बॉल आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपने बॉल को थ्रो किया सपोज करो v वेलोसिटी से, तो फिर उसके बाद में ये बॉल कैसे मूव करेगी, ये बॉल थोड़ा सा तो आगे जाएगी स्ट्रेट, और फिर उसके बाद में अल्टीमेटली ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे देखने वाली चीज यही है कि यहाँ आपने जो वेलोसिटी दी वो आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, आपने बॉल को किसी थीटा एंगल पे नहीं फेंका। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखो अब
हम बात करें थीटा एंगल की बात कहाँ से आएगी, तो मैं देखो ये ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड, ठीक है। एक लाइन मैंने ऐसे ग्राउंड के साथ में ड्रॉ कर दी और दूसरी लाइन मैंने ये जो टावर जहाँ से बॉल आप फेंक रहे हो उस वहां से ड्रॉ कर दी, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, कोई थीटा नहीं बना, मतलब आपने जीरो थीटा पे, मतलब आपने एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंपार्ट कर दी इस बॉल को, मतलब कोई एंगुलर प्रोजेक्शन नहीं किया आपने, किसी एंगल पे बॉल को नहीं फेंका। तो ऐसी ऐसी मतलब प्रोजेक्टाइल को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या है अपनी, यहाँ पे बॉल जिसको फेंक रहे हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो बॉल का पाथ है वो कुछ इस तरह से रहेगा, पैराबोलिक पाथ रहेगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद में हम इस बॉल के मोशन की इक्वेशन भी फाइंड आउट करेंगे जो कि पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है बेटा। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आपको समझ में आ गया। ए बॉडी सेंट इनटू स्पेस विद सर्टेन वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल मतलब आपने बॉल को सीधा फेंका था और बाद में ग्रेविटी के कारण वो नीचे आई थी, ठीक है। फ्रॉम सर्टेन हाइट, और किसी हाइट से आप बॉल को फेंकते हो, तो हाइट है ना ये जो आप टावर देख रहे हो, टावर किसी एच हाइट से आपने किसको थ्रो किया, बॉल को थ्रो किया है, ठीक है। तो ये आपका बनेगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल की बात करें तो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के केस में कुछ अलग रहेगा, मतलब ये ग्राउंड है, ठीक है, और आपने क्या किया, यहाँ पे कोई एक ऐसा मैकेनिज्म फिट कर रखा था कि आपने बॉल को ऐसे थ्रो किया थीटा एंगल पे ग्राउंड से, मतलब आप बॉल को ऐसे भी तो थ्रो कर सकते थे ना, देखो आप बॉल को फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करते तो बॉल ऐसे चली जाती, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, ऊपर की तरफ ऐसे भी फेंक सकते थे, ऐसे भी नहीं फेंका हमने, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, बॉल को थीटा एंगल पे फेंक रहे हैं ग्राउंड से, ये जो बॉल थी, ठीक है, ऐसे थीटा एंगल पे फेंकी तो बॉल कुछ इस तरीके से जाएगी, यूं जाएगी, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, उसके बाद में फिर नीचे आना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि जो ये जो फुटबॉल है या जो भी बॉल है उसका पाथ कुछ इस तरीके से रहेगा, जो अगेन आपको पता है पैराबोलिक शेप आ रही है। तो अब आपने क्या किया, ये जब बॉल को थ्रो किया, यहाँ से थ्रो किया, तो उस टाइम इस जिस आपने सपोज करो v वेलोसिटी से बॉल को फेंका, तो इस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसने ग्राउंड के साथ में थीटा एंगल बनाया। तो जब ऐसे केसेस रहेंगे उसको हम बोलेंगे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, या इसको हम यूं भी बोल सकते हैं ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो जेवलिन थ्रोअर जब जेवलिन थ्रो करते हैं, तो जेवलिन वाले देखो अपने हाथ का एक एंगल बनाते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल से, तो वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल का केस है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आपको पता चल ही गया, ये थीटा एंगल पे नहीं फेंकते, ये कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसे यूं सामने फेंकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किया, आप ये वाले नोट कर लोगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दिखाए हैं टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, बेसिकली टू टाइप की, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। और आपको पता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होती है, बॉडी सेंट इनटू स्पेस विद सर्टेन वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये केस है इसका, ठीक है। डायग्राम आप ये वाला ड्रॉ कर लोगे, यहाँ पे आप वेलोसिटी मेंशन कर लो v, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, आपने किसी थीटा एंगल पे नहीं फेंका इसको, ओके। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल की बात करें तो देखो यहाँ पे जो आप ग्रीन कलर की बॉल देख पा रहे हो, यहाँ पे जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आपने बॉल को फेंका और फिर बॉल का मोशन कुछ पाथ कुछ इस तरीके से रहा पैराबोलिक, तो ये जो बॉल है अब यहाँ पे इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का काम करेगी, क्यों, क्योंकि आपने इसको एंगल प्रोवाइड कर दिया, आपने यहाँ पे थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखो जो प्रोजेक्टाइल ने v वेलोसिटी से आपने फेंका, तो v वेलोसिटी ने ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रखा था। अब आप कहोगे सर वेलोसिटी कैसे एंगल बनाती है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ग्राउंड के साथ में एंगल बनेगा ना, ठीक है। चलो ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी होपफुली, ठीक है। तो ये तो था टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब बेटा टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल से पहले हम कुछ ये वाले आप नोट कर लोगे, अपने नोट्स बना लोगे अच्छे तरीके से, अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस पे, डन। चलो आपने ये नोट कर लिया होगा, अब मैं यहाँ पे अपने पास जो स्पेस है उसको हम यूज करेंगे, तो बेटा यहाँ पे देखो हम कोई भी एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे, ठीक है, किसी भी एक प्रोजेक्टाइल को
थ्रो करेंगे और सपोज करो कि मैंने उस जिस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया उसको मैंने ग्राउंड से थ्रो किया है, ग्राउंड वाला केस ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरे पास ये ग्राउंड है, ठीक है। बहुत ही मजेदार बात है, यहीं से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। यहाँ से आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, इस ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया ग्राउंड से v वेलोसिटी के साथ में, ऐसे आपने इस पोल को v वेलोसिटी दी और इस v वेलोसिटी ने ग्राउंड के साथ में थीटा एंगल बना रखा था। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब आपको पता है ये बॉल कुछ देर बाद यहाँ, कुछ देर बाद यहाँ, कुछ देर बाद मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, फिर नीचे भी आएगी, ठीक है। ग्रेविटी आपको पता है इसको अल्टीमेटली नीचे तो लाएगी। अब मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो बॉल है ये थीटा एंगल पे है, और प्रीवियस क्लास में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, बड़ा ही मज़ेदार था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये यहाँ पे कोई एक फोर्स है जो कि थीटा एंगल पे एक्ट कर रही है। तो मैंने क्या बताया था, इस वेक्टर क्वांटिटी को हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। इसका एक इम्पैक्ट तो क्या है, एफ कोस थीटा, और दूसरा है एफ साइन थीटा। जब आप कंपोनेंट में रिजोल्व कर दोगे तो फोर्स का इसका रोल खत्म हो जाएगा, सिर्फ अब कंपोनेंट का काम रह जाएगा, एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा का, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को रिजोल्व करोगे तो एक उसका इम्पैक्ट एक्स एक्सिस के लोग आ गया, दूसरा वाई के लोग आ गया। प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन होता है, इस बात को ध्यान रखना। 3D मोशन नहीं होता, 2D मोशन होता है, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस का ही रोल होता है। अब यहाँ पे देखो मजेदार चीज आने वाली है, वो क्या है कि आपने v वेलोसिटी से इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, v वेलोसिटी से, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो हो जाएगा ग्राउंड के साथ में v कोस थीटा, और दूसरा वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा ऐसे v कोस थीटा से ठीक 90 डिग्री पे y एक्सिस के लॉन्ग, ये कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का v साइन थीटा। नोट करना बेटा, इस वेलोसिटी का जो v कोस थीटा कंपोनेंट है इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये कंपोनेंट इस प्रोजेक्टाइल को एक्स एक्सिस के अलोंग आगे की तरफ लेके जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्टाइल को लेके जाएगा, और वहीं पे जो v साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ये प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और v साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं, v साइन थीटा को हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्रोजेक्टाइल मोशन 2D होता है, मैंने आपको बताया है, तो प्लेन में दो ही कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v साइन थीटा है, ये प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। बेटा बात समझ में आई ना, यही मेन पॉइंट था। वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ लेके जाएगा, ऊपर की तरफ, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ लेके जाएगा, आगे की तरफ, ठीक है। चलो अब मान लो कि प्रोजेक्टाइल यहां पहुंच गई, तो इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी की डायरेक्शन तो यही है, v1 मैं कह देता हूं। तो इस v1 वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी आपने दी ज्यादा, कुछ टाइम बाद कम हो जाएगी ना v1 वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींचेगी इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्टाइल को, इस बॉल को, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, रिटार्डेशन हो जाएगा, जब तक ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी यहाँ तक मोशन रिटार्डिंग रहेगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे जीरो वेलोसिटी हो जाएगी। चलो सपोज करो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल आ गई, तो यहाँ पे भी इस v1 वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे। सपोज करो एंगल थीटा 1 बना, तो ये क्या कंपोनेंट होगा, v1 cos थीटा 1, और ये क्या होगा, v1 sin थीटा 1। मतलब v1 sin थीटा, जो ये जो कंपोनेंट है v1 sin थीटा 1, ये प्रोजेक्टाइल को आगे लेके जाने का काम कर रहा है, और ये जो v1 sin थीटा 1 है ये प्रोजेक्टाइल को ऊपर लेके जाने का काम कर रहा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट।
तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मूव करती रहेगी। फिर मैक्सिमम हाइट पे होगी तो इसकी वेलोसिटी फॉर ए मोमेंट जीरो हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में प्रोजेक्टाइल नीचे आएगी इस तरीके से। आगे कंप्लीट हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप जब किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे फेंकोगे, ये मैंने इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का केस डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस केस में क्या रहेगा, मतलब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी को आगे लेके जाने का काम करेगा, वर्टिकल ऊपर लेके जाने का काम करेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट बेटा, ये बात समझनी बेहद जरूरी है, आप प्रोजेक्टाइल को अच्छे से समझना चाहते हो तो। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, देखना कि क्या सिचुएशन है। मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है। यहाँ आप देख रहे हो एक टावर है ऑरेंज कलर का जिसकी हाइट h है। तो टावर की हाइट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लेट h इज द हाइट ऑफ टावर। और इस टावर के ऊपर हमने एक यहाँ पे बॉल रखी हुई है, और ये जो बॉल है इसको हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं। मतलब हमने क्या किया, इस बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर दिया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मतलब आपके पास में कोई एक ऐसा मैकेनिज्म था, आपने इस बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर दिया। आपने नीचे की तरफ नहीं फेंका है, सिर्फ आपने हॉरिजॉन्टल मोशन दिया है, एक्स एक्सिस के अलोंग फेंका आपने, ठीक है। बट आपको पता है कुछ टाइम के बाद में ये बॉल नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है। आपने तो सिर्फ कौन सा मोशन प्रोवाइड किया इसको, हॉरिजॉन्टल। तो ये जो बॉल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u आपने इंपार्ट की है, कुछ टाइम बाद ये बॉल यहाँ पे होगी, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये बॉल यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और अल्टीमेटली ग्राउंड पे। कुछ इस तरह का पाथ रहेगा आप देखोगे तो। मतलब इस तरीके से ये बॉल नीचे की तरफ आ जाएगी, और क्लियरली ये जो शेप है ये पैराबोला की है, ठीक है। लेटर हम इसको डिराइव भी करेंगे। चलो, अब एक बात बताओ, जहां से आपने इस बॉल को थ्रो किया, देखो जिस वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी आपने इसको इंपार्ट की वो इनिशियल वेलोसिटी u थी, और ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। देखो आपने इस बॉल को ऐसे थ्रो कर दिया और ये बॉल ऐसे जानी चाहिए थी, बिल्कुल जानी चाहिए थी, क्योंकि इसके पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे ये तो अज्यूम कर ही रखा है कि प्रोजेक्टाइल के केस में नो एयर रेजिस्टेंस, कोई एयर रेजिस्टेंस तो होता ही नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इस बॉल को इसकी वेलोसिटी को अपोज करने वाला कोई फैक्टर प्रेजेंट नहीं है ना, ठीक है। तो ये यू वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। और जब आपने बॉल को थ्रो किया उस टाइम पे जो टाइम था दैट वाज 0, जब मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ था। और फिर कुछ टाइम बाद में क्या होता है कि जब टाइम होता है टी टाइम, जब टाइम कितना, टी टाइम, टी टाइम पे ये जो बॉल है ओ पॉइंट से यहाँ आ जाएगी पी पॉइंट पे, और ये पी पॉइंट प्लेन में है, यहाँ पे आ गई बॉल, ठीक है। ये बॉल ऐसे मूव करती करती, ऐसे मूव करती करती यहाँ पी पॉइंट पे आ गई, और पी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ये रहेगी, पी वेक्टर, ठीक है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बात बताओ बेटा, जब ये बॉल पी पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना वर्टिकल? देखो, जब बॉल पहले ओ पॉइंट पे थी तो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, बॉल पहले यहाँ थी और फिर पी पे पहुंचेगी तो इस बॉल ने इतना हॉरिजॉन्टल, जितना ग्रीन सेगमेंट आप देख रहे हो, इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और मैं आपसे पूछूं कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो मैं एक रेड कलर से वर्टिकल डिस्टेंस, देखो पहले ओ पॉइंट पे थी बॉल, ओ पॉइंट से ऐसे कहाँ है, नीचे की तरफ, ये देखो यहाँ पे आ गई। मतलब एक तरीके से वर्टिकल डिस्टेंस कितना हुई, ओ पॉइंट यहाँ पे था पहले, और फिर यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस नीचे। देखने वाली बात यह है कि बॉल इतना तो चलेगी हॉरिजॉन्टल, जो एरो पर्पल कलर में दिख रहा है, और जो एरो आपको रेड कलर में दिख रहा है उतना चलेगी वर्टिकल। मतलब जब ये प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आएगी तो दो तरह की मोशन होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल।
आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी है आपको। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि दो तरह के मोशन हो रहे हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, ठीक है। मैं अब इनको रब कर देता हूँ जो चीज़ें, ठीक है, जो रब कर, इस नो ए रेजिस्टेंस को भी रब कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो अजम्पशन होता है प्रोजेक्टाइल के लिए। चलो, जब बॉल ओ से पी पे आएगी तो आपको पता है दो तरह के मोशन होंगे। तो एक तो मोशन मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल मोशन, फर्स्ट मोशन है हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड मोशन है वर्टिकल, वर्टिकल मोशन एंड दिस वन इज हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बेटा जब हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, जब हॉरिजॉन्टल मोशन हुआ, पहले बॉल ओ पे थी, बाद में कहाँ पहुंची, पी पॉइंट पे, टी टाइम के बाद में। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो कितना किया, ये मैं एक डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ। ओ ओ देखो ये बॉल की पोजीशन यहाँ है ना, देखो यहाँ, तो उसके सामने मैंने एक लाइन बनाई है यहाँ से। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एक्स। वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये भी देखो, बताओ वर्टिकल डिस्टेंस कितना किया। पहले बॉल कहाँ पे थी, ओ पॉइंट पे, बाद में आ गई पी पे। तो वर्टिकल वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, वाई, कितना, वाई। होपफुली स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ना दिखे तो जूम कर लेना, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस के लो, इनिशियल वेलोसिटी आपने यू इम्पार्ट की, और टाइम कितना है, टी टाइम है, कितना टाइम है, टी टाइम। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, एस एक्स, एस डिस्टेंस बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कितना हुआ, एक्स। और एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है। बेटा देखो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ओ पॉइंट से आपने बॉल को थ्रो किया, सीधा यू वेलोसिटी दी जो कि यूनिफॉर्म थी, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं था। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, यू 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 ऐसे, ठीक है। तो अब जो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगी। स्टूडेंट इस पॉइंट को लेके थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इसको समझ लेना अच्छे से। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन आप हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए लिख रहे हो, तो आप लिखो एस एक्स यू एक्स ए एक्स, टाइम का कोई एक्सिस नहीं होता है, ठीक है। तो एस एक्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, एक्स। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी आपने दी, यू। और ओ से, ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन हम बता रहे हैं ये ओ से पी के लिए बता रहे हैं, ओ से पी, ओ से पी तक जाने में टाइम कितना लिया, टी। तो टाइम कितना है, टी। टाइम कितना बनेगा बेटा यहाँ पे, टी प्लस में हाफ एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 इंटू टी स्क्वायर। तो क्लियरली यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू यू टी, और यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल लूंगा x बाई यू, जो कि मेरे को आगे रिक्वायरमेंट, आगे हम कुछ टर्म्स को मिक्सअप करेंगे और पैराबोला की इक्वेशन भी फाइंड आउट करेंगे, वहां पे काम आएगी। चलो, अब ये जो मैं यहाँ पे इस डायग्राम से मैं जस्ट ये दिखाना चाहता हूँ कि जब प्रोजेक्टाइल को आप किसी टावर से फेंकोगे और उस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल मोशन दोगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बना के थ्रो करोगे, सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी देके फेंक दोगे, तो उसका पाथ पैराबोलिक रहेगा, वो प्रूव करूंगा मैं, ठीक है। अब मैं वर्टिकल मोशन की बात करता हूँ। वर्टिकल मोशन कहाँ से कहाँ तक, देखो ओ से पी के बीच। तो ओ से पी में आया तो मैंने वर्टिकल डिस्टेंस मतलब डाउन में कितना गया ओ से पी तक आने में, तो डाउन हम कितने गए, हम y, कहाँ, ये देखो जो मैं ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, y डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, कितना किया, y। चलो ठीक है, अब मैं y एक्सिस के लिए
वाई एक्सिस में बात करूं तो आपसे आप बताओगे मेरे को, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग कितनी थी नहीं, हमने तो प्रोजेक्टाइल को सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग फेंक के छोड़ दिया था, नीचे तो ग्रेविटी लेके आई थी, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग नथिंग, नील, कुछ नहीं था। फिर हम बात करें टाइम ओ से पी तक, देखो मोशन, वर्टिकल मोशन हम बात करें ओ से पी के बीच में, तो जब ओ से पी के बीच में आएंगे तो टाइम कितना लगा, टी, जितना हॉरिजॉन्टल में लगा। और हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ओ से पी तक आने में, तो वो हुआ वाई। और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना रहा, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आए, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो एक्सेलरेशन कितना था, जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि क्या होता है, जी होता है। जी आप पुट कर दोगे, ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ पे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको अच्छे से पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। ये हम बात कौन से मोशन की करें, वर्टिकल मोशन की, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ओ टू पी। तो सेकंड इक्वेशन क्या है मोशन की, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तो ये एस वाई यू वाई ए वाई, सब्सक्रिप्ट में y कर दो, y रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोशन वर्टिकल एक्सिस में है, तो एस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y वैल्यू कितनी हो जाएगी y, ठीक है। और यू वाई की वैल्यू कितनी, यू वाई 0, टाइम की वैल्यू कितनी है t, डन, प्लस में हाफ ए वाई की वैल्यू, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है g, और टाइम की वैल्यू कितनी है टी स्क्वायर। अब एक बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कब ए की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव लेनी, आप ऐसे इसको लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कन्वेंशन लगाते हो तो भी ठीक है, ठीक है। कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो उसको पॉजिटिव लोगे और डाउनवर्ड में हो तो नेगेटिव, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा आपको नेगेटिव काउंट करनी है, ठीक है ना, जी की वैल्यू हमेशा हम क्या लेंगे, नेगेटिव। अब इस वाली सिचुएशन के लिए आप साइन कन्वेंशन लगाना चाहो तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, साइन कन्वेंशन आप लगाओगे तो ये माइनस हो जाएगी, ए वाई जी की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे भी ये जी वाई भी नेगेटिव और जी भी नेगेटिव। होपफुली आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये कुछ हमने कुछ कन्वेंशन की थी उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अब एक बात बताओ बेटा कि यहाँ पे y की वैल्यू, y की वैल्यू की बात करें तो अब माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर, यहाँ पे हम पहुँच गए। आप माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दो और यहाँ पे आपको जो y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी हाफ जी टी स्क्वायर, और मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं, दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू हाफ जी, t को आप लिख सकते हो x बाई यू का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू जी बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है बेटा। अब यहाँ पे देखो सिंस g 2 और यू स्क्वायर, आपने इनिशियल वेलोसिटी दी वो कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। जी की वैल्यू तो कांस्टेंट लेते हैं हम प्रोजेक्टाइल के केस में, अजम्पशन है, इनिशियल वेलोसिटी आपने इम्पार्ट की वो उसकी फिक्स वैल्यू थी, ठीक है, और 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये सारे एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलेगी, मैं इसको लिख देता हूँ k। तो आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू आपकी इक्वेशन बन जाएगी के एक्स स्क्वेयर, बेटा ये किसकी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला की इक्वेशन बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप, मतलब ये हमने इस, जब हमने कोई भी h हाइट के टावर से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, तो वहां से हमने उसकी ट्रेजेक्ट्री को प्रूव कर दिया है कि ट्रेजेक्ट्री उसकी क्या रहेगी, पैराबोलिक,
इन सेम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, सो वी कैन से फॉर अबव सिचुएशन, ऊपर वाली जो सिचुएशन है, फॉर अबव सिचुएशन ट्रेजेक्ट्री ऑफ projectile will be parabolic in shape, ठीक है बेटा। अब हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये भी बड़ी मजेदार चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे वो देखो। फ्लाइट की स्पेलिंग ठीक है ना? चलो ठीक है बेटा। हमने सिचुएशन क्या ली थी? हमारे पास में ये ग्राउंड था, ग्राउंड पे एक टावर था, ठीक है। टावर से हमने बॉल को थ्रो किया और बॉल ऐसे अल्टीमेटली नीचे आ जाता है, ठीक है। तो जब आपने क्या देखा कि आपने बॉल को थ्रो किया ओ पॉइंट पे, फिर पहुंचा पी पॉइंट पे, सपोज करो यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट है जो ग्राउंड पे है, तो ओ से पी तक पहुंचने में यहाँ पे ओ से फेंका तब टाइम 0, पी पे पहुंचा तो कितने टाइम में पहुंचा? स्मॉल टी टाइम में, ठीक है। और जब क्यू पॉइंट ग्राउंड पे, तो यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना ले रहा है? टी टाइम। मतलब जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को किसी टावर के एस साइड के टावर से फेंको और वो टावर के टॉप से और ग्राउंड पे आने में जितना टाइम लेता है वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। या यूं कह दो कि जितने टाइम बॉल हवा में रहती है, आपने फेंकी बॉल, फिर ये हवा में रह रही है जब तक ना टकराए, ठीक है। तो जितने टाइम ये जो बॉल है हवा में रहती है वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो, इट इज टोटल टाइम, टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, it is total time for which प्रोजेक्टाइल, कुछ भी हो सकता है, बॉल हो सकती है, जेवलिन हो सकती है, कुछ भी, फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर, तो प्रोजेक्टाइल कितने टाइम हवा में रहेगी? जब आपने फेंकी और जस्ट टच करेगी तो उतने टाइम, ठीक है। वो उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा एक बात बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सी एक्सिस इक्वेशन काम करेगी? एक्स एक्सिस वाली या वाई एक्सिस वाली? बताओ। देखो, हम टाइम ऑफ फ्लाइट तब बनेगा ना जब बॉल ऊपर से यहां तक जितने टाइम में पहुंचेगी तब टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा ना। तो वाई एक्सिस वाली इक्वेशन का यूज करोगे, नोट एक्स एक्सिस वाली। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो अब इस केस में आप देखो, अब इस इक्वेशन में मतलब आप फिर लिखो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। वो क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और ये अपन लगाएंगे y एक्सिस के लिए या वर्टिकल मोशन के लिए। किसके लिए लगाएंगे? वर्टिकल मोशन, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो वर्टिकल मोशन से रिलेट है ना। ऊपर से नीचे तक आने में जितना टाइम लेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो वो तो y एक्सिस से उसका कंसर्न है, वर्टिकल मोशन से है, ठीक है। तो अब आप इस इक्वेशन को लिखोगे y एक्सिस के लिए, बस इसी चीज का ध्यान रखना आपको। चलो ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ये बताओ मेरे को, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितनी है? पहले बॉल कहाँ थी? यहाँ, इस टावर के टॉप पे, फिर यहाँ पे आ गई, तो ऊपर से जब नीचे आएगी तो ऊपर पे थी तो यहाँ थी, नीचे आ गई तो यहाँ। ऊपर से नीचे आने में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा? जितना टावर का हाइट है। तो इसको आप लिखोगे h, इसको लिखोगे आप h। टी की बात करें, टी टाइम कितना लिया? ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लिया? कैपिटल टी से हम कैपिटल टी बोल देते हैं उसको। एक्सेलेरेशन इन वाई एक्सिस, डाउनवर्ड मोशन है तो आपको पता है जी लेंगे। कन्वेंशन की बात करें तो नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी क्या ले लेंगे हम? नेगेटिव। और टी की वैल्यू तो कैपिटल टी पुट करेंगे। तो इसको सोल्व करें आप। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितनी बनी? -h।
इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ये तो कुछ थी नहीं, ये तो वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस के लोग दी गई थी जब प्रोजेक्टाइल को टावर से फेंका था। तो 0 इंटू कैपिटल टी प्लस में हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस जी और टी कितना हो जाएगा कैपिटल टी। तो अल्टीमेटली हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, माइनस एस इज इक्वल टू माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट करो, आपको वैल्यू निकालनी थी टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो निकालो क्या कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एच इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा जी अपॉन में सॉरी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो इट विल बी 2h बाई जी, और टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 2h बाई जी का रूट, 2h बाई जी का रूट, ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। इतना टाइम प्रोजेक्टाइल किस में रही, हवा में। This was the total time for which the projectile remained in its flight or in air. अब हम बात करें कि हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब जब आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी बनेगी। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, बस वही, ये ग्राउंड बना, दिस इज द ग्राउंड, ग्राउंड पे यहाँ पे हमारे पास h हाइट का टावर है, और h हाइट के टावर से आपने बॉल को थ्रो किया, ठीक है, और बॉल ऐसे नीचे आ गई, और जब आपने टावर को बॉल को थ्रो किया तो आपने कितनी वेलोसिटी दी, u वेलोसिटी, आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने बॉल को ऐसे थ्रो कर दिया था, ठीक है, बट वो नीचे आ रही थी, तो दैट वाज ड्यू टू ग्रेविटी। बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए आपको। तो बॉल को आपने फेंका यहाँ से, कौन सा पॉइंट था, ये ओ पॉइंट, और बॉल अल्टीमेटली टच कर जाती है ग्राउंड पे, जिसको हमने क्यू पॉइंट बोला, ठीक है। तो मतलब आपने बॉल को यहाँ से फेंका ओ पॉइंट से और क्यू पॉइंट पे, तो ओ से क्यू के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना बना, ओ से क्यू के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये जितना मैं रेड कलर की लाइन बना रहा हूँ ये, और ये ही होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, ये ही क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब जहां से आपने, देखो सुनो ध्यान से, जहां से आपने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और फिर वो ग्राउंड पे टच कर रही है, तो जहां से आपने थ्रो किया, मतलब यहाँ टावर के फुट से जहां पे प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को टच कर रही है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, वही क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आप लिखो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, इट इज horizontal distance covered by, it is a horizontal distance covered by projectile during time of flight, during time of flight। अब एक बात बताओ, आपने प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो किया, आपने प्रोजेक्टाइल को ओ पॉइंट से थ्रो किया, क्यू पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है कुछ इस तरीके से रहा, ठीक है। तो जब आपने फेंका और जब ग्राउंड को टच करी तो टोटल कितने टाइम ये प्रोजेक्टाइल हवा में रहती है, टी टाइम, कितने टाइम, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल कवर करती है ना, वही उसका रेंज होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज, या इसको रेंज बोल देते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हमें इक्वेशन कौन सी यूज करनी पड़ेगी, क्लियरली हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन कैसा होगा, अब हॉरिजॉन्टल मोशन, आपको ये पता करना आना चाहिए कि कब हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन लगेगी और कब वर्टिकल की। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, एक्सेलरेशन कितना था 0, टाइम कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r कवर करने में कितना टाइम लिया, कैपिटल टी, जितना टाइम ऑफ फ्लाइट, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कैपिटल आर, जिसको आप रेंज बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, आर। तो इसको आप लिखो आर से, आर को हमने कह दिया कि कितनी आर, ठीक है। चलो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अब कौन सी इक्वेशन लगाएं अगेन, तो लिखो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या कहती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। तो ये एक्स एक्सिस के लिए लिखोगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हो रही है, तो अब इनकी वैल्यू पुट कर दो आप,
और करना क्या है, एस एक्स की वैल्यू कितनी आर, यू एक्स की वैल्यू यू, टी की वैल्यू कैपिटल टी, प्लस में हाफ ऑफ ए एक्स कितना 0, टी कितना कैपिटल टी स्क्वायर। तो रेंज को निकालने के लिए आपको जस्ट आर इज इक्वल टू यू इंटू कैपिटल टी, आर इज इक्वल टू यू, ये तो जीरो हो जाएगा ना, ये तो जीरो हो जाएगा सब कुछ। अब u इंटू कैपिटल टी, और कैपिटल टी की वैल्यू जस्ट हमने फाइंड आउट की थी, शायद √2h/g आया था। टाइम देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे √2h/g, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू आप पुट कर दोगे 2h/g, ठीक है। तो ये आपकी आ गई हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या आ गई हॉरिजॉन्टल रेंज। इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे u अंदर जाएगा तो u रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2u² h/g, ये भी हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, आपको ठीक लगे तो, ठीक है। अदरवाइज ज्यादातर ये ही आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट। हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे किसी भी एक पॉइंट पे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट, और वो पॉइंट हम P ले लेते हैं क्योंकि P पॉइंट वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है। डायग्राम एक बार ड्रॉ करते हैं, देखो इसमें हमारे पास क्या था, हमने ग्राउंड लिया हुआ था, ठीक है, दिस वाज द सरफेस ऑफ अर्थ, और उसके ऊपर एक टावर था, ये हमने ऐसे टावर बनाया हुआ था, ठीक है, और टावर से हमने एक बॉल को थ्रो किया था, ठीक है, और ये पॉइंट हमने ओ लिया हुआ था, ये बॉल थे, ठीक है, और ये बॉल का मोशन कुछ इस तरीके से था, हम बॉल को थ्रो कर रहे थे, तो बॉल अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद थ्रो करने के बाद में नीचे आ जाती है। नोट करने वाली बात यह है कि आपने बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी जो कि u थी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और बाद में वर्टिकली वो ग्रेविटी के कारण आती है। तो जब आपने बॉल को थ्रो किया तो उस टाइम था t इज इक्वल टू 0, और सपोज करो कि t टाइम बाद बॉल यहाँ पहुँच जाती है, जब टाइम t सेकंड होता है, तो उस केस में आपको पता है बॉल का जो पाथ है, पाथ की शेप कुछ इस तरीके से रहती है, प्रोजेक्टाइल इन से, ठीक है, और यहाँ पे टी टाइम पे प्रोजेक्टाइल पहुंच जाती है P पॉइंट पे, ठीक है ना। यहाँ पे दो पॉइंट, मैंने एक पॉइंट O दिखाया है, एक पॉइंट P दिखाया है। P पॉइंट पे जब ये बॉल पहुंचेगी तो उस टाइम इस बॉल का जो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, U से V वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी के कारण बॉल नीचे आएगी। तो जब ये बॉल यहाँ पे होगी P पॉइंट पे, तो क्लियरली इस बॉल का एक कंपोनेंट तो होगा एक्स, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, और दूसरा कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि बॉल जो ये पॉइंट P है ये प्लेन में है, और प्लेन में आपने वेलोसिटी को दिखाया हुआ है, तो वेलोसिटी के प्लेन में दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो आपको पता है बॉल जब नीचे आएगी तो दो तरह के मोशन होंगे, एक तो रहेगा हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन, एंड द सेकंड वन इज वर्टिकल मोशन। चलो दोनों मोशन की बात करता हूँ। हॉरिजॉन्टल मोशन में आपने बॉल को इनिशियल वेलोसिटी कितना इम्पार्ट करवाया, एक्स एक्सिस में u, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, और एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो जीरो, एक्सेलरेशन होगी नहीं। और आप हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हो O से P के बीच में, क्योंकि एट एनी पॉइंट P वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर रहे हो, और वो की कितनी है, V है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये लिख भी सकते थे, लेट V is velocity of projectile at P, velocity of projectile at point P at any time t, at any time t, ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। चलो अब हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी इम्पार्ट की आपने, u, एक्सेलरेशन 0, टाइम कितना लगा O से P तक जाने में, 0, टाइम लगा t, नॉट 0, ठीक है। तो अब आप फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आप कह सकते हो कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है।
तो एक्स एक्सिस की अलोंग की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वी एक्स, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स और एक्सेलेरेशन ए एक्स। तो आप यहाँ से फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू पुट करो u प्लस में 0 इंटू टी, मतलब एक्स एक्सिस में अब भी वेलोसिटी कितनी है u। देखो मैंने आपको बताया भी था कि जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करें तो वर्टिकल मोशन की, जब बॉल ओ से पी पे आएगी तो उसकी वी वाई की वैल्यू कितनी होगी, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा। तो एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी थी 0, एक्सेलरेशन कितनी थी ए वाई की वैल्यू कितनी थी -g, ठीक है ना। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। और फिर दूसरी हम बात करें, एक्सेलरेशन हो गया और टाइम कितना लिया t, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे भी हम अप्लाई करें फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम वी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी होगी, तो इसको लिखोगे वी वाई यू वाई ए वाई टी, ठीक है। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई कितनी थी 0, ए वाई की वैल्यू कितनी -g, टाइम कितना t, तो वी वाई की वैल्यू आ जाएगी -gt, ठीक है। नेगेटिव साइन मैंने आपको बताया था जब वो कन्वेंशन आपको बताई थी कि अपवर्ड वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनवर्ड वेलोसिटी देखो बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो v क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है। और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको जस्ट हम gt दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं gt, इतना मैग्नीट्यूड होगा। चलो अब एक बात बताओ, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है इस वेलोसिटी का, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है यू एक्स, वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है यू वाई, ठीक है। आप इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हमने अज्यूम की थी v, कितनी अज्यूम की थी v, आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो लेट v इज रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना vx और vy का, ठीक है। v इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो इस केस में मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दो वेक्टर क्वांटिटी, एक एक्स एक्सिस के लोंग है, एक y के लोंग है। देखो एक वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लोंग है, ठीक है, एक वी एक्स एक्सिस के लोंग है, दूसरी y के लोंग है। तो इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस 2vx वी वाई कॉस थीटा, और वी एक्स और वी वाई एक एक्स एक्सिस के लोग, एक वाई, थीटा कितना 90, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो cos 90 वाली टर्म है ये 0 हो जाएगी। तो वी एक्स की वैल्यू, वी एक्स को हम कितना लिख सकते हैं, अभी निकाला था u, वी वाई को gt, ये वाली वैल्यू पुट कर दो, वी एक्स को आप u लिखोगे तो u स्क्वेयर, वी वाई को gt लिखोगे तो इसका स्क्वेयर, माइनस भी पुट करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। या वी यू स्क्वेयर प्लस में जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर रूट, ये गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपको मिल जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू, ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब आप रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहो, अब यहाँ पे आप ये देखना चाहो कि ये वाला एंगल कितना बना है, वेलोसिटी ने एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाया है थीटा। डायरेक्शन निकालना चाहो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप tan थीटा फाइंड आउट करोगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब आप उस केस में क्या करोगे, ये वाली जो वेलोसिटी होती है इसको आगे बढ़ा दोगे, पैरेललोग्राम लगा दोगे, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू वी वाई है तो ये भी वी वाई हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये वाली वी एक्स वैल्यू है, ये वाली वी वाई है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में से आप tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। तो इस वाले पॉइंट को P बोला है, ठीक है, इसको आप T बोल दो, सॉरी इस वाले पॉइंट को आप A बोल दो, इसको आप B बोल दो, पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद में, ठीक है। तो आप यहाँ पे tan थीटा फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो डायरेक्शन, अब यहाँ पे लिखो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा, ये हो जाएगा वी वाई अपॉन में वी एक्स, ठीक है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है कौन सी, ये वाली जो मैंने
हाईलाइट की है, PAB, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें tan थीटा निकालोगे तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना VY, ये वाला VY, ठीक है, VY अपॉन में VX, VY अपॉन में VX कर दिया। VY की वैल्यू कितनी थी, VY की वैल्यू थी GT और VX की U, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी GT/U और ये थीटा यहाँ से आपको डायरेक्शन दे देगा, थीटा को लिख सकते हो tan इनवर्स GT/U। ओके, अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है बेटा, इसमें न्यूमेरिकल में आपको बोला गया है ए हाइकर, हाइकर होता है ट्रेवलर, ठीक है, पैसेंजर, ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ, एक पहाड़ी की चोटी पे हाइकर खड़ा है और अबव ग्राउंड, ग्राउंड से 490 मीटर अबव है, ठीक है, ये जो क्लिफ है ना बेटा इसकी हाइट 490 मीटर है और एंड वो क्या करता है, थ्रो स्टोन, उसको फेंकना नहीं चाहिए, वैसे थ्रो नीचे लग सकता है किसी के, लेकिन मान लो वैली हो तो डाल सकता है, ठीक है, वैली नहीं सॉरी, मतलब कोई भी गोर्स वगैरह हो तो। और क्या कह रहे हैं कि ए हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ अबव ग्राउंड एंड थ्रो ए स्टोन हॉरिजॉन्टली, और स्टोन हॉरिजॉन्टली थ्रो करता है, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ नहीं, बिल्कुल अपने सामने फेंका, विद एन इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड है। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, वो हम करने नेग्लेक्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल में। आपसे पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, मतलब नीचे, ठीक है, ग्राउंड पे पहुंचने के लिए मतलब कितना टाइम लगेगा स्टोन को। और एक और चीज पूछा गया है आपसे, द स्पीड विद विच इट हिट ग्राउंड, और ग्राउंड को कितनी स्पीड के साथ में हिट करेगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपको हर बुक में मिलेगा, रेफरेंस बुक में होते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन। चलो बेटा, जब भी ऐसे न्यूमेरिकल होना, डायग्राम बनाने की कोशिश करें, तो ये कोई एक क्लिफ है, ठीक है, लाइक यहाँ पे ये क्लिफ है और इस क्लिफ पे एक पर्सन है, यहाँ पे ये कोई पर्सन है, ठीक है, और ये जो क्लिफ जहाँ पे ये खड़ा है उस क्लिफ की हाइट, ठीक है, जहाँ से मान लो पत्थर फेंक रहे हैं वहीं की बात करूँ, पर्सन के हाथ की और ग्राउंड के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, अभी हाइट 490 मीटर के कंपैरिजन में पर्सन की हाइट नेग्लिजिबल है, तो ये हम 490 मीटर ही कैलकुलेट लेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे 490 मीटर हाइट हो गई, ठीक है, और यहाँ से ये पर्सन क्या करता है, एक स्टोन थ्रो करता है, यहाँ से पर्सन स्टोन थ्रो करता है इस तरीके से, ये उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकता है और किस स्पीड के साथ में, 15 मीटर पर सेकंड के साथ में, ये इसको इनिशियल वेलोसिटी इम्पार्ट करता है। कुछ टाइम ऐसा चलने के बाद में आपको पता है स्टोन ऐसे नीचे आएगा अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, और ये जो येलो कलर से आप देख रहे हो, दिस विल बी द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, कुछ ये रहेगा, ठीक है बेटा। और क्या है कि जब ये आपसे पूछा गया कि कितने टाइम में ये स्टोन नीचे आ जाएगा, बेटा एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले आपको इन्हीं चीज़ों पे ध्यान रखना है। यहाँ से स्टोन फेंका गया, यहाँ स्टोन हिट करेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया, टी, वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, आपको वो टाइम कैलकुलेट करना है। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले याद रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी कई जगह, आप कॉन्सेप्ट को समझो। जब ये स्टोन ऊपर से नीचे तक आएगा तो वर्टिकल मोशन होगा या हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन लगेगी, वर्टिकल मोशन की। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, टू रीच ग्राउंड। तो एक तरीके से आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा है और उसको हम कैपिटल टी से दिखाते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना ले रहा है, टी, ठीक है। तो हम मोशन कौन सा लेंगे, पहले देखो वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, कौन से मोशन की बात करेंगे, वर्टिकल मोशन की, ठीक है, ये आ जाएगा वर्टिकल मोशन। तो मैं आपसे वर्टिकल मोशन की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी थी, 0, एक्सेलेरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में -c, ऊपर से नीचे आता है डिस्प्लेसमेंट कितनी रहती है, -490 मीटर, माइनस ही लेंगे इसको, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना स्टोन, ऐसे पहले यहाँ पे था फिर यहाँ ग्राउंड पे आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेते हैं। चलो उसके बाद में टाइम की बात करें तो टाइम कितना लिया, कैपिटल टी, ये से मतलब ये वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो आपको इस टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है अच्छे से, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस कितना है, -490, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस 0, टाइम कितना है कैपिटल टी, प्लस में हाफ ए वाई कितना है -g, और इसकी वैल्यू लेनी है 9.8, गिवन है न्यूमेरिकल में, ठीक है। ए वाई इज इक्वल टू जी और जी की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना हो जाए कैपिटल टी स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने को कुछ वैल्यू मिलेगी। तो एक तो आप जो कैंसिल आउट हो रही है कर दो, देखो ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, -490 इज इक्वल टू -1/2 इंटू 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है। आप माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, 2 को इससे कैंसिल आउट करोगे 4.9 को इससे कैंसिल आउट करोगे तो यू विल गेट 100, ठीक है। तो आपको मिला 100 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू मिली 10 सेकेंड। प्लस माइनस होता है, टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो ये 10 सेकेंड ही आएगा, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड बाद ये स्टोन ऊपर से नीचे आ जाएगा। ऐसे स्टोन ऊपर से नीचे 10 सेकेंड में आ जाएगा। बेटा फॉर्मूला क्रैम करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हम लगा सकते थे, क्या हमें पता नहीं था? वो फॉर्मूला तो बिल्कुल इजी था, याद ही है आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का। आप क्या करते, 2h/z का रूट निकालना था, 2 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 490, जी कितना है 9.8, इसको सोल्व करते आ जाता आपकी वैल्यू 10। लेकिन हमें नहीं करना, हमें वी हैव टू फॉलो दिस अप्रोच, क्योंकि कई न्यूमेरिकल आएंगे जहाँ सीधा सीधा फिर ये फॉर्मूला मतलब ऐसे बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। ये तो फॉर्मूला पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए है, मान लो कहीं बीच में की कोई चीज़ पूछ ले किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे, द स्पीड विद विच इट हिट द ग्राउंड, ठीक है। चलो जी, अब दोबारा से आप क्वेश्चन पे आ जाएं, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है क्वेश्चन को डिस्कस करना, ठीक है। और ये प्रोजेक्टाइल ऐसे आ रही थी। अब बेटा ध्यान देना, प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो की यहाँ u वेलोसिटी से, फिर ऐसे चली ऐसे चली ऐसे चली, ये वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में चल रही है वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी। हिट तो यहाँ पे आके करेगी ना, इस वाले पॉइंट पे हिट करेगी ना, ठीक है। आप स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं, जब हिट करेगी तो ऐसे हिट करेगी ग्राउंड को v वेलोसिटी के साथ। तो जब ये हिट करेगी तो प्लेन में है ना, तो इस प्लेन में दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, एक तो vx और एक कितना होगा vy। दोनों कंपोनेंट का Vx और Vy की वैल्यू निकालो और उससे फिर क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो Vx की वैल्यू निकालने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल मोशन स्टडी करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाली इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। तो एक तो आपको ये इतना आपका हो गया है, फिर नेक्स्ट क्या है, आप इक्वेशन लगाओगे फॉर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए बात करेंगे, फिर फॉर वर्टिकल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी थी, 15 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 थी, ठीक है। ऊपर से नीचे आने तक जब हिट करेगी तो कितना टाइम लेगी, जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना 10 सेकेंड, ठीक है। और क्या क्या चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी देखते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कोई थी ही नहीं, तो उसने तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका था। एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना लेगी ऊपर से नीचे तक आने में, 10 सेकेंड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। अब आप क्या निकालो, ये निकालो कि फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी होगी और फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी होगी। बिल्कुल इजी अप्रोच है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे भी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। वी एक्स यू एक्स ए एक्स, वी एक्स यू एक्स वी वाई यू वाई और ए वाई। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस ये वी एक्स है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी थी, 15 से फेंका था, एक्सेलरेशन 0, टाइम की जरूरत ही नहीं, 0 इंटू टी, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 15 मीटर पर सेकेंड, एक्स एक्सिस में इतनी वेलोसिटी है। वाई एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यू वाई कितनी थी 0, ए वाई की वैल्यू कितनी है माइनस कितनी थी, ए वाई की वैल्यू -9.8, और टाइम कितना था
10 सेकेंड ऊपर से नीचे तक आने में। तो वी वाई की वैल्यू आपको मिली -98 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है, जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे हिट करेगी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ हिट करेगी, वी वेक्टर वेलोसिटी के साथ में। सी हियर, यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी वी वेक्टर के साथ हिट करेगी। तो इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो, v का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई, वी एक्स स्क्वेयर प्लस में वी वाई का होल स्क्वेयर। तो कैसे करोगे, वी एक्स की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वेयर, वी वाई कितना है 98 का स्क्वेयर, -98 का स्क्वेयर कर दो, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्टेंट वेलोसिटी की जो वैल्यू मिलेगी आपको, इट विल बी 99.1 मीटर पर सेकेंड। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बेटा यहाँ माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन ऐसे ले रखी है, ठीक है, लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये था ये न्यूमेरिकल। तो इस तरह के बहुत से न्यूमेरिकल आपको अपनी नोट इसमें रेफरेंस बुक में एनसीईआरटीज में मिलेंगे। आपका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है और मैंने बता दिया आपको कि कैसे आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। आपको फॉर्मूले क्रैम नहीं करने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि वर्टिकल मोशन की बात हो रही है तो वाई एक्सिस वाली इक्वेशन लगाओ, चाहे फर्स्ट इक्वेशन हो या सेकंड में हो, ठीक है। जब भी बात हो रेंज फाइंड आउट करनी, तो रेंज आपको एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस की इक्वेशन लगेगी, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, ठीक है। तो ये सारी नॉलेज है, तो आप सारे के सारे न्यूमेरिकल अच्छे से कर दोगे। बिल्कुल ईजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल को किसी थीटा एंगल से थ्रो करेंगे ग्राउंड से, तो उस केस में देखेंगे कि ये सारे फैक्टर क्या क्या रहेंगे, टी टाइम के बाद में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या रहेगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी रहेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।